DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों नमस्कार, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि शहर की चर्चा हम शहर के लोगों द्वारा ही प्रारंभ करेंगे, तो इसी कड़ी में हमने अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू सेशंस की शुरुआत की है, जिसमें कई सारे उल्लासनगर के जाने माने चेहरे और कॉमन चेहरे भी आपको शहर हित में और शहर के बारे में अपनी बातें रखते दिखाई देंगे। दोस्तों इसी कड़ी में आज हम अपने इंटरव्यू सेशंस की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आज हमारे अतिथि उल्लासनगर के एक जाने माने सोशल वर्कर हैं और जल्द ही उनकी राजनीतिक पारी भी प्रारंभ होने वाली है। दोस्तों आइए आज मुलाकात करते हैं प्रदीप कपूर जी से, उल्लासनगर 5 के काफी जाने माने जो सोशल वर्कर हैं और उल्लासनगर के जागरूक नागरिकों में जिनकी गिनती होती है। प्रदीप जी, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते चंदन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार शहरवासियों, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DTI न्यूज़ का, जो कि उन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आकर मेरे जो विचारधारा है शहर के प्रति और लोगों के प्रति और खुद के प्रति थोड़ा मैं उस पर गौर कर सकूं और आपके सामने मेरी जो विचारधारा है वो रख सकूं। तो चंदन जी से बातों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे ये, और उम्मीद करता हूं जो भी बोलूंगा वो ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और आपसे निवेदन होगा आपकी जो भी मेरे लिए जो भी सुझाव होगा आप इस चैनल के जरिए मुझ तक पहुंचा देंगे। ये हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आइए बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। प्रदीप जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप संक्षेप में अपना परिचय दें। जरूर चंदन जी, मेरा जन्म 1982 में उल्लासनगर में ही हुआ। मैं एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने पढ़ाई गुरु नानक हाई स्कूल कुर्ला कैंप वहाँ से पूरी की, 10वीं कक्षा महाराष्ट्र बोर्ड से पूरी की। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि CHM और RTT कॉलेज तभी हुआ करते थे, ज़्यादातर यही 2 कॉलेजेस की काफ़ी डिमांड थी। आज तो काफ़ी कॉलेजेस हो गए हैं, हम एक नेक्स्ट जनरेशन देख चुके हैं ऑलमोस्ट। तो CHM कॉलेज से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं खेल में ज़्यादा रुचि रखता था, तो मैंने अपना 1 साल खेल को दिया ताकि मैं कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनली कर सकूं। बट मेरी बदनसीबी बोल सकता हूं, या कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से मुझे मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मुझे जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। प्रदीप जी, कहने का मतलब ये है कि आपने लगभग आपकी संपूर्ण जिंदगी जो है वो उल्लासनगर शहर में बिताई है और यहीं पे ही आपने अपना घरौंदा भी बनाया है। एब्सोल्युटली। प्रदीप जी, आपने खेल का विषय निकाला, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस खेल में आपकी सबसे ज्यादा रुचि थी? मैंने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ। हालांकि मैंने एथलेटिक्स में भी पार्ट लिया हुआ है, जब मेरे स्कूल डेज थे, कॉलेज डेज थे, क्योंकि एक फुटबॉलर जो होता है वो एक एथलीट भी होता है जी। तो फुटबॉल से मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और स्पोर्ट्स मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं उल्लासनगर में काफ़ी जन मुझे स्पोर्ट्समैन के नज़रिए से भी देखते हैं, तो वो एक मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है जो मैं मिस नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, और मैं बिना उसके रह नहीं सकता। प्रदीप जी, आपने एजुकेशन और स्कूल्स की बात कही, तो आप और मैं शायद यहाँ के लोकल स्कूलों में ही पढ़कर अपनी अपनी जो फील्ड्स हैं उसमें अपने अपने लेवल से ही परचम लहरा रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ के स्कूल्स का जो स्तर है हम उस हिसाब से नहीं समझ सकते कि हम जो यहाँ के ही प्रोडक्ट्स हैं, अब हम अपने बच्चों को हायर स्टडीज या और अच्छी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके लिए हम बाहर ही भेज रहे हैं। जी, अगर आप मुझे पूछेंगे स्तर का, तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, द डिफरेंस बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, स्तर जो है वो एक डिफरेंस होता है जिसपे एक पेरेंट डिसीजन लेता है। आज मैं देखूँ तो हमारा जो एजुकेशनल बेसिकली पॉलिसीज बनती जरूर है, बट इम्प्लीमेंट होने तक उसके बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ चुका है। आज एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। पहले उसे माँ सरस्वती कहा जाता था,
उसको उस नजरिए से देखते थे, आज भी देखते हैं लोग, ऐसे नहीं बोलूंगा कि नहीं देखते, बट आज वो ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है। रादर कि हमारे जमाने में हम ये देखते थे कि भाई हमको पढ़ाई मिल रही है, हमको ये काफी सारे पॉलिसीज जो थे हमारे फेवर में थे, बट आज हर चीज पैसे के नाप पे तोला जाता है, स्कूल को पैसों के नाप पे तोला जाता है। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप, तो एक नॉर्मल जो बच्चा है जो बिलो बेसिकली आज हम देखते हैं, जो मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास बोल लीजिए, या उनके लिए आज के डेट में एक हाई स्कूल में पढ़ना इट इज नॉट सो इजी, जो हमारे जमाने में वो नहीं था। हमारे जमाने में ये था कि स्कूल है, सब बच्चों को एक नजरिए से देखा जाता था जी। तो आज वो डिफरेंशिएशन जो है ना, वो मैनेजमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर रही है, यस, जो कि पेरेंट्स इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो ये कहीं ना इंडिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है बाय मैनेजमेंट, बाय द कमिटी, बाय पॉलिसीज दैट वी आर फ्रेमिंग। प्रदीप जी, मतलब मैं अगर इसको एक ही लाइन में कहना चाहूँ तो हम सरस्वती जी के पूजक तो हैं, पर हमें लक्ष्मी जी की चाहत ज्यादा है। करेक्ट। तो ये चीज शायद अगर शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ तो एजुकेशन फील्ड आज उस राह पे चल पड़ी है। एब्सोल्युटली ठीक। और प्रदीप जी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्कूल्स के बारे में आपका क्या कहना है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्कूल, चंदन जी, ये बहुत बड़ा टर्म है। बेसिकली कमर्शियलाइजेशन तो हो चुका है। आज अगर हम देखने जाएं तो हमारे यूएमसी के स्कूल्स कहाँ है? बेसिकली हर स्कूल को बेसिकली प्राइवेटाइजेशन पे ही लाया जा रहा है जी, बिकॉज हम कहीं ना कहीं नगर पालिका इतनी सक्षम नहीं है कि वो स्कूल्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल डेवलप करके उसको उतना लेवल पे लेके जाके बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते, या वो उतना पिक्चराइज कर सके पेरेंट्स कि ये स्कूल्स भी उतने सक्षम है। तो ये सब ना होने के कारण ये सारा का सारा पल्ला जो है प्राइवेटाइजेशन पे आ जाता है। जब बात प्राइवेटाइजेशन पे आ जाती है तो बट नेचुरल है, कोई दान धर्म तो करेगा नहीं, मतलब तो कमाने पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज फिर से बोलनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्टर्स के मक्कड़ जाल में एजुकेशन फील्ड का भी बंटाधार हो गया। एब्सोल्युटली जी, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है उल्लासनगर में, शायद पिछले 3 दशक से चल ही रहा है, जिसने अब एक विकराल रूप जो है वो अख्तियार कर लिया है और अब उसमें जाने भी बहुत ज्यादा जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ धोखादायक इमारतों की। प्रदीप जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? चंदन जी, ऐसा है, अवैध निर्माण हुआ, वो कन्वर्ट हुआ धोखाधड़ी, और ये अवैध निर्माण कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जीआर आने के बाद अवैध निर्माण बेसिकली धोखाधड़ी बिल्डिंग का सिलसिला थम जाएगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा जिसमें कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ हद तक पीपल ऑफ उल्लासनगर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब तक अवैध निर्माण नहीं बंद होगा तब तक ये धोखाधड़ी सिलसिला उल्लासनगर में चलता रहेगा। और इससे उल्लासनगर नहीं, कहीं पे भी अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ लो क्वालिटी होती रहेगी तो बट नेचुरल है वो आज नहीं तो कल एक बड़ा कहर बनकर शहर पर बचेगी। आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर? सर 2 व्हीलर चलाता हूँ, 4 व्हीलर बेच दी। अच्छा, बेच दी, कारण नहीं पूछूंगा मैं। प्रदीप जी, जैसे कि आप और मैं और लगभग 70-80% शहर 2 व्हीलर चलाता ही है, 4 व्हीलर भी चलाता है। तो हमारे शहर में किसी समय पे बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की सड़कें हुआ करती थी। आज आपका एक्सपीरियंस सड़कों के मामले में क्या बोलता है और इसके मुख्य कारण क्या है? एक्सपीरियंस की बात करेंगे चंदन जी, आप तो शहर रो रहा है। आज सोशल मीडिया अगर आप देख लोगे तो सब जगह यही चल रहा है। ये जो हम इश्यूज की आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुद्दे इतने ज्वलंत हो चुके हैं, पब्लिक इतनी थक चुकी है इन सब चीजों से कि आप पब्लिक नो सर्विस नो टैक्स का नारा लगा चुकी है, जिसका रिजल्ट हमने देख लिया अभय योजना पे। बट कमिंग बैक टू सड़क, उसका मुख्य रीजन यही है। आज मुझे ये जानना है, आज मैं आरटीआई अगर डालता हूँ, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये मैं चाहिए तो आपको पेपर भी दे दूंगा। आरटीआई में मैंने ये मांगा था कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया। ओके। ताजुब की बात यह है कि आज तक उल्लासनगर महानगर पालिका में, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 2017 से लेके 2022 तक, क्योंकि आरटीआई रूल जो बोलता है वो 5 साल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उसके हिसाब से एक भी कॉन्ट्रैक्टर आज तक ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो काम हुए हैं वो एकदम ऊंचा स्तर पे हुए, अच्छा। जिसका अंजाम आप रोड पे देख रहे हो। देखिए, अभी 2 ही चीजें हो सकती हैं इस
आपके ये स्टेटमेंट से दो ही बातें उभर के आ रही हैं, या तो कॉन्ट्रैक्टर्स का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, एब्सोल्युटली, या मनपा ने अपने स्तर इतने नीचे गिरा लिए कि हर कॉन्ट्रैक्टर का घटिया से घटिया काम भी उनको बरोबर लगता है। एब्सोल्युटली। तो इसमें भुक्तभोगी कौन हुआ? जनता। और पैसे किसके गए? जनता। ये बातें जनता को समझनी होगी। ये बातें जनता जब तक नहीं समझेगी, उनके टैक्स के पैसे ऐसे ही बहते रहेंगे उन खड्डों में, जिनके जिम्मेदार जनता होगी। और वो जनता क्यों होगी? क्योंकि उनके जो जनप्रतिनिधि है, जब रोड का काम चलता है, एक सिंपल सा जीआर है, हम काफी जीआर है जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम। कितनी बार सोशल मीडिया में ये सब डाला गया है कि जब भी काम चलता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने इतने सालों से इतना जो काम किया है, उनके इतने नीचे स्तर का काम होने के बावजूद भी उन्हें धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा जाता है? इसके पीछे भी तो कोई स्टोरी होगी। चंदन जी, जहाँ तक आप कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम के बारे में मुझसे जानना चाह रहे हो, मेरे आरटीआई में सिर्फ दो ही नाम दिखते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। क्या नाम है वो? झा एंड पी कंपनी और जय भारत कंस्ट्रक्शन। अच्छा। उल्लासनगर में आधे से ज्यादा रोड्स के काम उन्हें ही दिए जाते हैं। ये लोकल बेस्ड कंपनी है दोनों? ये कंपनियों के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं जानता, बट मुझे वही ताज्जुब होता है कि ये कंपनियां इतना अच्छा काम करती है। ये रीजन है उनको काम देने का, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हमारे पास ऑप्शन है हम उनको काम नहीं देना चाहते। अब ये जो गुत्थी है, ये इतनी उलझ चुकी है कि इसके अंदर जाना थोड़ा कठिन है। बट जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास तो सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो मेरे हिसाब से तो उनके पास इसका बेहतर जवाब होना चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो ये दो कंपनियां हैं जो उल्लासनगर में सबसे ज्यादा काम उनको ही मिलता है जब रोड की बात आती है। ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप कपूर एज अ फैमिली बाउंडेड पर्सन बड़ा अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, पर प्रदीप कपूर एज अ सिटीजन, एज एन एक्टिव सिटीजन ऑफ उल्लासनगर, और मैं अगर मेरे नजरिए से देखूं, आप मेरे दोस्त भी हो और मैंने आपको कई सालों से जाना और पहचाना भी है, तो मैं एक उभरता हुआ जनप्रतिनिधि भी आप में देखता हूं। तो एज अ उभरता हुआ जनप्रतिनिधि और एक एक्टिव सिटीजन के मामले में आप अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए क्या विचारधारा रखते हैं और आपकी क्या वर्किंग हो चुकी है अब तक? चंदन जी, देखिए, जैसे तो जनप्रतिनिधि का जो उपलब्धि आप मुझे देना चाह रहे हो, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि ठहर के हम उस पर बात करेंगे। बट मैंने क्या क्या किया है, तो मेरा पैनल जो पैनल नंबर 18 है, एज एन अलर्ट सिटीजन, यहाँ पे जो भी काम होते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनकी आरटीआईज डाल रहा हूँ। आई मेक श्योर कि बेसिकली जो भी काम हो रहे हैं, ये बेसिकली आरटीआईज है, एक नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारी आरटीआईज है। तो उसमें मैं काफ़ी टाइम से ना लोगों को ये बताना चाह रहा था कि एक आरटीआई के बारे में ही बात करूंगा। हालांकि मैंने काफ़ी डाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दे दूंगा जी, ताकि आप जनता तक पहुंचा सके। हम अपने चैनल के माध्यम से जितना भी आपने काम किया हुआ है वो फ्लैश कर देंगे। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज तो मैं देखते ही रहता हूँ, बेसिकली वहाँ के लोगों को क्या समस्या हो रही है। और बेसिकली मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं कॉर्पोरेटर और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, बट एज अ सोशल एक्टिविटी, एज अ सोशल वर्कर का डेफिनेशन ही वही होता है कि यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी जो तकलीफें हैं वो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाओ और उसको सॉल्व करो। तो ये पिछले 10-12 साल से मैं मेरे पैनल में ये काम कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट बेसिकली पब्लिक ने जब 2017 में दीदी इलेक्शन लड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छे बहुमत मिले थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने और काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं उस स्थिति में हूँ कि लोग जानते हैं कि भाई दे बिलोंग टू गुड फैमिली, दे आर एजुकेटेड फैमिली। और पानी का विषय हो, कचरे का विषय हो, कोई भी काम हो, एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैं कभी ये नहीं बोलता कि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता जी, काम कराना होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको भी उनको हाईलाइट करनी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है जो हमको भी फुलफिल करनी है। सो इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। प्रदीप जी, ये बड़ी उम्दा बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अधिकारियों से मुझे भी काम करवाना होता है, अगर वो लॉजिकल सेंस से समझाया जाता है तो अधिकारीगण काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं जनता को बहुत सारी जो चीजें हैं वो पता नहीं है। शायद वही रोड ब्लॉक्स हैं कि तालमेल की कमी है।
तालमेल जिनको बिठाना है जनप्रतिनिधियों को, वो शायद अपने एंगल से बिठाते हैं, तो इसी वजह से शायद काम नहीं हो पाते या सुचारू रूप से और तय समय सीमा में नहीं हो पाते। बिल्कुल सही चंदन जी, ये एकदम सही जवाब है उस चीज का। ये पहले तो एक्टिव सिटीजन्स बहुत कम है सिटी में, हमको एक्टिव सिटीजन्स अवेयरनेस ये लाना बहुत जरूरी है। हालांकि आप मेरे पैनल में अगर देखोगे तो मैंने बहुत कोशिश की, और आज के डेट में मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को भी देता हूँ। मैं सारे नंबर शेयर कर चुका हूँ। आज अगर लाइट जाती है तो कोई डायरेक्ट मेरे पास नहीं आता, वो लोग पहले फोन कर, मैं उनको सिखाता हूँ कि ये नंबर है, उनको कॉल कीजिए आप। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज एक बंदा नहीं कर सकता, इट हैज टू बी अ टीम वर्क। सही बात है। तो जितने ज्यादा एक्टिव सिटीजन, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, उतना जल्दी हमको रिजल्ट मिलेगा। और आपने जो कहा उनका काम नहीं होता, जनता का काम नहीं होने के 2-4 रीजन है। एक तो वोट बैंक, सॉरी बट जो बोल रहा हूँ एकदम एकदम सही, बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वोट बैंक, वहां से हमको कितने वोट मिलने वाले पहले ये भी डिसाइड किया जाता है। जब काम की लिस्ट बनती है तो ये पहले देखा जाता है कि भाई हमारा क्या फायदा है उसमें, हमको क्या मिलने वाला है उससे। तो घूम फिर कर बात वहीं पे आ रही है ले देखे। तो अब टाइम आ चुका है, जनता को डिसाइड करना होगा कि आपको काम अपने आप होते हुए चाहिए या आप 10 चक्कर मार के अपने काम करवाना चाहते हो। तो अब ये जनता के हाथ में मैं छोड़ता हूँ। मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस शहर को लीडरशिप चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो लोग प्रलायन कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज ही नहीं है। और मैं भी ये नहीं, मैं कोई बहुत बड़े बड़े सपने लेके आपको सपने नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। अगर आप हमें मौका देते हो तो हम भी पहले यही कोशिश करेंगे कि आज रोड, पानी, ये सब सारी चीजें आज भी, मैं बोलता हूँ, मैं बॉम्बे जाता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ तो लोग हंसते हैं मेरे पे जी, क्योंकि मेरा दिन रात फोन वही चलता है ना, कोऑर्डिनेशन करता हूँ। बोलते क्या है, तू कहाँ रहता है, कौन से गाँव में रहता है। दिस इज व्हाट आई हर्ड, एंड शहर था गांव में तब्दील कर दिया गया, और ये बहुत हर्ट करता है। बिल्कुल। वहाँ के लोगों को, वो लोग, उनके लिए ऐसा ये सब चीजें है ही नहीं, बट हम आज भी उसी चीज में जी रहे हैं। प्रदीप जी, एक बड़ा पैना सा सवाल है जो अभी बिल्कुल मेरे माइंड में आया है कि अगल बगल के शहरों को हमारे यहाँ के लोगों ने ही, यहाँ के उल्लासनगर के पूंजीपति और बिल्डरों ने एक बहुत प्रॉमिसिंग सिटी के तौर पे रिक्रिएट कर दिया है और उल्लासनगर को लगभग उसी परिस्थितियों में छोड़ दिया है। हालांकि वो उनकी कर्मभूमि बहुत सारे डेकेड से और उनकी फैमिली भी यहीं पे थी। तो इसका मूलतः कारण क्या हो सकता है? इसका कारण चंदन जी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं एकदम डीप में जाके जब इसको थोड़ा सा लेके जाता हूँ फ्लैशबैक में, तो ये वही होता है कि मतलब बोलते हैं ना, एक जैसे कि एक पॉलिसी थी, यू टू डू बिजनेस एनीवेयर। ओके, बट आज की डेट में बिजनेस सिटी होने के बावजूद बिजनेस करना इतना आसान नहीं रह गया उल्लासनगर। आज कितनी सारी समस्या है। आज एक बिजनेसमैन को अगर मैं देखता हूँ तो उसको पार्किंग, अपनी दुकान के आगे पार्किंग की समस्या है, उसको रोड्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज है। तो ये सब कहीं ना कहीं आज बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। टैक्सेशन अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हम नहीं बात कर पाए, बट ठीक है जी। तो आदमी बट नेचुरल है, शहर वही डेवलप होता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली क्रिएट किया जा सके, जहाँ पे बेसिकली स्किलफुल पीपल अवेलेबल हो। आज स्किलफुल पीपल दूसरी जगह जा रहे हैं, आज इंडस्ट्रीज दूसरी जगह जा रही है। आज हम बड़े मतलब आज न्यूज़पेपर देखते हैं, वेदांता गई, फिर अभी एक रिसेंटली एक और कंपनी गई। तो ये सब बेसिकली, वो तो मैं स्टेट लेवल पे देख रहा हूँ, बट अगर उसको थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे ले आऊँ तो यहाँ से काफी चीजें मूव हो चुकी है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। तो ये सब चीजों पे एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधियों का बहुत अहम रोल होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी स्टडी जानती है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो सिर्फ अपनी सीट्स जो एक तय मात्रा में है उस वो के इर्द गिर्द ही जो है वो शहर की धुरी रख रहे हैं। वो अपनी सीट, वो अपनी प्रॉपर्टीज कैसे अप्रिशिएट होंगी, मैं कितने प्रॉपर्टीज में रेंट पे दे सकता हूँ, मैं अपना क्या कर सकता हूँ, ये सारा सेल्फिशनेस आज कहीं ना कहीं शहर को पीछे लेके जा रहा है। सही बात है। प्रदीप जी, एक बड़ा ही मूल्यवान और पैना सा सवाल आपसे, जैसे कि आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पता चलता है कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने क्षेत्र को मनपा में जो है वो संभालने की पुरजोर कोशिश करेंगे।
तो क्या आपके माइंड में कोई पार्टी, कोई चिन्ह या कुछ इस तरह की बातें हैं कि अगर आपने चुनाव लड़ा तो किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव जो है वो ज्यादा होगा? चंदन जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचा है। वक्त आने पे डिसाइड करूंगा, बट आज भी मैं बोलता हूँ, जनता अगर मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे देखती है तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा उस चीज से। क्योंकि क्या होता है, पार्टी में जाना भी पड़ेगा, आगे चल के जाना भी पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, जनता से वो भी बताना चाहूंगा कि आगे चल के पार्टी में जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हाउस में बैठते हो तो आपको मेजोरिटी मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेली आवाज कुछ नहीं कर पाती। सही बात है। तो आज के डेट में अब तक तो कोई निर्णय नहीं है, बट ये जो भी होगा आपके ही माध्यम से मैं पब्लिश करूंगा, ये मेरा वादा है। प्रदीप जी, बड़े ही क्लियर तरीके से आप अपनी बातें रखने में माहिर हो। तो ये जितने भी आज हमने सवालात किए, ये काफी थोड़े सवालात थे आप जैसी प्रॉमिसिंग शख्सियत के साथ में। तो अगर मुझे फिर से आप अगर मौका देंगे तो मैं प्रदीप कपूर पार्ट 2 का एपिसोड भी यहाँ पे लेकर ही आऊंगा। तो उस मामले में मैं आज ही आपसे परमिशन ले रहा हूँ सर। ये तो मेरा बहुमूल्य टाइम जो है वो हमें दे दीजिएगा। जरूर। बाकी आपके राजनीतिक करियर के लिए मेरे चैनल द्वारा मैं सभी जो वोटर्स हैं आपके क्षेत्र के भी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी यही कहूंगा कि पढ़े लिखे लोगों को हमें जो है वो अब आगे बढ़ाना ही है। क्योंकि ये बात तो प्रदीप भाई ने बहुत सही कही है कि हमें अब ट्रू लीडरशिप और प्रॉमिसिंग लीडरशिप और न्यू लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्रदीप जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बड़ी वाली शुभकामनाएं सर। थैंक यू चंदन भाई। और डेफिनेटली आप जब बोलेंगे मैं आपके लिए डेफिनेटली, और शहर के लिए, ये बेसिकली ये शहर के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो एनी टाइम 24/7 आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ और शहर के लिए भी अवेलेबल हूँ। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो आई विल बी डेफिनेटली स्टैंड बाय। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू जनतावासियों, थैंक यू। चंदन तिलोकानी और DTI न्यूज की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया।